वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। यूजीसी नेट पेपर 1 में आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। स्टैट में फर्स्ट टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है जो हमारा पूरा डेटा है, जितना भी हमने डेटा कलेक्ट किया है अपनी रिसर्च में, वो कॉन्सेंट्रेट होता है अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू। इट मीन्स कि जितना भी डेटा है उसका एक एवरेज वैल्यू होगा, एक उसका एवरेज होगा जिसके अराउंड ये पूरा डेटा कॉन्सेंट्रेट होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइट मेजर करते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में, हम एवरेज हाइट निकालना चाहते हैं, तो हमने देखा वहां पे हाइट है 150 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, किसी की हाइट है 155 सेमी, 160 सेंटीमीटर, 161 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। तो जितनी भी हमारी हाइट्स हैं उनका हम एवरेज देखते हैं। तो हमारा सपोज एवरेज आता है 160 सेंटीमीटर। सपोज दिस इज द एवरेज। तो ये जितना भी डेटा है, पूरा का पूरा डेटा, इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है? इसकी सेंट्रल वैल्यू है 160 सेंटीमीटर, और ये डेटा इस सेंट्रल वैल्यू के अराउंड ही कॉन्सेंट्रेटेड है। 155 160 से 5 सेंटीमीटर कम है, 161 सेंटीमीटर ये 160 से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो कुछ हाइट्स होंगी हमारे पास जो कम होंगी एवरेज से, कुछ होंगी जो ज्यादा होंगी, लेकिन पूरा डेटा हमारा कॉन्सेंट्रेट होगा इस सेंट्रल वैल्यू के अराउंड। तो इसे हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ हमें ये सेंट्रल वैल्यू निकालनी है कि ये क्या है, तो इसे हम निकालते हैं मीन, मीडियन और मोड। ये तीन है जो हमें बताते हैं कि जो पूरा डेटा है उसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है। मीन भी तीन टाइप का होता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। क्राइटेरियाज क्या है बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? तो सेंट्रल टेंडेंसी को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, मीन, मीडियन, मोड। इनमें से बेस्ट क्या है? बेस्ट मेजर क्या होगा? बेस्ट मेजर वो है जो बेस्ड है सारी ऑब्जर्वेशंस पे, ऑल द ऑब्जर्वेशन। जितनी भी हमारी हाइट्स हैं, सपोज हमने एवरेज हाइट हमें देखना है, और एवरेज हाइट देखने के लिए हमने 100 लोगों का सैंपल लिया, हमारे पास में 100 हाइट है। तो हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का मेथड है वो सारी की सारी हाइट्स को इंक्लूड करता हो, हम सबका एवरेज लें। तो अगर हम सारी हाइट्स को इंक्लूड करके एवरेज निकाल रहे हैं तो हमारा वो बेस्ट मेजर होगा सेंट्रल टेंडेंसी का। इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसमें कैलकुलेशंस नहीं होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग्स, कि हम कहाँ से भी सैम्पलिंग करें, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें हम नॉर्थ के लोगों की हाइट लें या साउथ से लें या वेस्ट ईस्ट कहीं से भी लें, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए हमारी जो एवरेज हाइट आती है उस पे। तो वो लीस्ट अफेक्ट होना चाहिए सैम्पलिंग के जो फ्लक्चुएशंस हैं उससे। तो ये क्राइटेरियाज हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी का बेस्ट मेजर कौन सा होगा। तो वन बाय वन हम इसे देखते हैं। फर्स्ट है अर्थमेटिक मीन। तो मीन तीन टाइप का है, एक है अर्थमेटिक मीन, दूसरा होगा ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा है हार्मोनिक मीन। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन इट इज वेरी सिंपल। इसे हम ऑब्टेन करते हैं बाय डिवाइडिंग सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। उसे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम हाइट का ही एग्जाम्पल लेते हैं। हमने 100 लोगों की हाइट ली, तो हमारे पास में 100 हाइट होंगे। तो जितने भी हाइट्स हैं उन सबको हम ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर कितना है? 100, 100 से। तो हमारा आ जाएगा अर्थमेटिक मीन। सपोज हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू सम वेरिएबल x। वेरिएबल क्या है? सपोज हम हाइट एस्टिमेट कर रहे हैं तो हाइट हमारा वेरिएबल है। अगर हम वेट एस्टिमेट करेंगे तो वेट वेरिएबल होगा। अगर हम किसी का इनकम एस्टिमेट कर रहे हैं तो इनकम वेरिएबल होगा। तो सपोज कोई वेरिएबल x है, उसकी n ऑब्जर्वेशंस है, x1 x2 x3 x4 अप टू xn, ये हमारे पास में ऑब्जर्वेशंस हैं। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। सिग्मा x मीन्स, सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा मीन्स समेशन, सम कर देना, जोड़ देना सबको। तो x मीन्स जितनी भी हमारी ये ऑब्जर्वेशंस हैं, हम सारी ऑब्जर्वेशंस को जब जोड़ देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 जितनी भी है अप टू xn, तो ये आ जाता है सम, सम ऑफ x। डिवाइड करेंगे बाय n। n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने नंबर है? सपोज हमारे पास में 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ये डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसे हम एस्टिमेट करते हैं अर्थमेटिक मीन। तो हमारा जो डेटा है, जो हम डेटा एस्टिमेट करते हैं, वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है ग्रुप डेटा और दूसरा होता है अनग्रुप डेटा।
अनग्रुप डेटा जिसमें हम कोई भी ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं। देखो ग्रुप डेटा क्या होता है, सपोज हम कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स देख रहे हैं मैथ्स में, सपोज टोटल मार्क्स है 100। अब हम देखते हैं कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 21 से लेके 30 के बीच में आते हैं, 20 से 30 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स कितने बच्चों के मार्क्स आए, 20 से 30 के बीच में 0, किसी के भी नहीं है। अब हम देखते हैं 30 से 40 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, एक स्टूडेंट का मार्क्स, एक स्टूडेंट। देन 40 टू 50 के बीच में 2 स्टूडेंट्स, 50 से 60 के बीच में 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। देन 60 टू 70 ये भी 4 है। 70 टू 80 14 बच्चों के मार्क्स है 70 से 80 के बीच में। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने ग्रुपिंग कर दी, तो इसे हम कहते हैं ग्रुप डेटा। अब अगर हमारे पास में डेटा ऐसे है तो इसका अर्थमेटिक मीन हम सिंपली सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन ऐसे नहीं करेंगे, इसे निकालने का, इसे एस्टिमेट करने का अलग मेथड होगा। तो ये है ग्रुप डेटा। और अनग्रुप डेटा क्या है, जहां पे हमने डेटा को ग्रुपिंग नहीं करी है। तो सपोज किसी क्लास में 20 बच्चे हैं और उनके परसेंट मार्क्स हैं, किसी का 88% है, 82, 88, 85, 84, 80, तो ये इनका परसेंटेज मार्क्स है। तो यहाँ पे हमने कोई भी ग्रुपिंग नहीं की है डेटा की, तो ये है अनग्रुप डेटा। इसका हम अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं सिंपल। अर्थमेटिक मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। सिग्मा एक्स मीन्स इन सबको हम प्लस कर देंगे, तो सबको हमने प्लस कर दिया, 88 प्लस 82 प्लस 88 सारा हमने जब इसको हम प्लस कर देते हैं, डिवाइडेड बाई एन, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने हैं ये टोटल, ये है 20, तो डिवाइडेड बाई 20 आ गया। तो हम इसे सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है 83। तो ये अनग्रुप डेटा का अर्थमेटिक मीन आ चुका है 83। अब हम देखते हैं ग्रुप डेटा का एग्जाम्पल हम देखेंगे जहां पे ग्रुपिंग की है हमने। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन दी है इसमें और फ्रीक्वेंसी दी है। जो ग्रुप डेटा होगा उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। तो ऑब्जर्वेशन है हमारा 11, 14, 17, 20 और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3, 6, 8, 7। तो ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, जब हम अनग्रुप डेटा के लिए अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई, जब ग्रुप डेटा का निकालेंगे तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो हमें यहाँ पे एक्स भी दिया है और एफ भी दिया है, हमें क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। तो हम पहले एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स मीन्स एफ एक्स इंटू एफ, तो 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा 33। इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 इंटू 6 इज 84, 17 इंटू 8 इज 136, 20 इंटू 7 इज 140। ये आ गया हमारा एफ एक्स। हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ एक्स, इट मीन्स कि इन सबको हमें ऐड करना है। तो ये आ गया हमारा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, सबको ऐड कर देंगे 393। तो अर्थमेटिक मीन आ गया हमारा सिग्मा एफ एक्स कितना है 393। अब यहाँ पे जो एन है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है, अनग्रुप डेटा में हमारा एन क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसमें कितना हो जाता है 1 2 3 4 हो जाता है, यहाँ पे 4 है हमारे पास में ऑब्जर्वेशन। लेकिन यहाँ पे ग्रुप डेटा में एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का सम, जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसी है इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कैपिटल एन। तो इससे जब हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 24। तो हमारा सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना था, दिस इज सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पे 393 डिवाइडेड बाई एन, एन इज 24। इसे हम सॉल्व करते हैं, हमारा आ जाता है 16.4। यह है अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा। नाउ मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब हम अर्थमेटिक मीन का इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या क्या मेरिट्स हैं। एक तो इजी टू कैलकुलेट है, हम इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। देखो हमने जो भी कैलकुलेशंस करी थी, जैसे कि अनग्रुप डेटा में हमने कैलकुलेट किया, तो जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशंस थी हमने सबको इंक्लूड किया, हमने सबका यहाँ पे एवरेज निकाला। सेम ग्रुप डेटा में भी हमने जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबको हमने इंक्लूड किया अपनी कैलकुलेशन पे। तो ये बेस्ड होता है, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है सबको इंक्लूड करते हैं। केपेबल ऑफ अलजेब्राइक ट्रीटमेंट, इट मीन्स इसमें हम और भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं जो भी हमें एस्टिमेट करना है। लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस, देखो हमारा जो सैंपल है, हम कहीं से भी सैंपल लें उससे अर्थमेटिक मीन अफेक्ट नहीं होता, तो सैंपलिंग की स्टेबिलिटी बनी रहती है। डीमेरिट्स क्या है, देखो अब इसके कुछ डीमेरिट भी है। पहला ये है कि ये हाईली अफेक्टेड होता है एक्सट्रीम वैल्यूज से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज किसी क्लास में बच्चों के मैथ्स में मार्क्स है 80, 75, 80, 66, 55, 5 एंड 9।
अब यहाँ पे 2 बच्चों के मार्क्स बहुत कम है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स ज्यादा हैं। तो अगर हम सिर्फ इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स देखें, ये 5 और 9 को अगर हम एक्सक्लूड कर दें, तो एवरेज आता है सपोज 70 एवरेज आता है। लेकिन क्योंकि हम अर्थमेटिक मीन में सारी ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड करते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स के बहुत कम मार्क्स हैं उसको भी हम एवरेज कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूड करेंगे। तो ये 70 से सपोज हो जाता है 55, इन दोनों को भी इंक्लूड करके। तो एवरेज जो कि 70 होना चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम बच्चों के ज्यादा मार्क्स है, लेकिन कुछ बच्चों के क्योंकि बहुत कम मार्क्स है, तो उसकी वजह से एवरेज बहुत कम हो गया। तो ये ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इट मीन्स अगर एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज मीन्स या तो बहुत ही कम या फिर बहुत ही ज्यादा, तो वो पूरे कैलकुलेशन को अफेक्ट करता है। हमें एक ट्रू एवरेज का पता नहीं चलता। सपोज क्लास में 100 बच्चे हैं और 90 बच्चों के मार्क्स 80 से ऊपर हैं, लेकिन 10 बच्चों के मार्क्स 10 से नीचे हैं, 1 2 3 ऐसे। तो 90 स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर 80 से ऊपर हैं तो एवरेज 80 होना चाहिए, लेकिन हम इन 10 बच्चों के मार्क्स को भी इंक्लूड करेंगे, तो इससे हमारा जो एवरेज है वो 80 की जगह 50 पे आ जाएगा। इट मीन्स कि कम हो जाएगा, जबकि सिर्फ 10 बच्चों के ही मार्क्स बहुत कम है, लेकिन हम उनको भी इंक्लूड करते हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यूज अर्थमेटिक मीन को काफी अफेक्ट करता है। दूसरा है, अर्थमेटिक मीन को हम ओपन एंडेड क्लास इंटरवल के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखो, जो हम ग्रुपिंग करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। जैसे कि 10 to 20, 20 to 30, ये क्या है, ये है क्लास इंटरवल। तो अगर ओपन एंडेड है लेस देन 10, इसे हम कहते हैं ओपन एंडेड। यहाँ पे हमारे पास में 10 to 20 नहीं है, यहाँ पे हमारे पास में लेस देन 10, जो कितना भी हो सकता है, 40 एंड अबव, 40 से ज्यादा कितना भी हो सकता है, तो ये है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड अगर हमारे पास में है डेटा, तो भी हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। कभी कभी अर्थमेटिक मीन फिजिकली पॉसिबल भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें देखना है कि किसी गार्डन में बहुत सारे हमने फ्लावर्स ग्रो किए हैं। सपोज हमने 10 स्पीशीज, 10 अलग अलग टाइप के फ्लावर्स यहाँ पे ग्रो किए हैं। हमें देखना है कि जितने भी हमारे गार्डन्स है, सपोज 2 गार्डन्स है, इनमें रोज कितना, इसमें रोज के प्लांट्स कितने हैं, दोनों में एवरेज देखना है हमें। तो सपोज यहाँ पे 10 है रोज के प्लांट और यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 9 रोज के प्लांट्स। तो हमें अगर एवरेज निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 9 डिवाइडेड बाई 2, 19/2। तो ये आ गया 9.5। तो एवरेज कितना आ गया, 9.5। लेकिन जो रोज के प्लांट है वो 9.5 तो नहीं हो सकते, वो या तो 9 होंगे या तो 10 होंगे या तो 11 होंगे, कंप्लीट नंबर में होगा। कोई भी प्लांट हाफ नहीं हो सकता। तो कभी कभी अर्थमेटिक मीन फिजिकली पॉसिबल नहीं होता। जब ये पॉइंट्स में आ जाता है कुछ केसेस में, जैसे कि हमें जब भी नंबर देखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हमें देखना है, और अगर वो हमारा आ जाता है कितना, 17.5 आ जाता है, तो 17.5 स्टूडेंट्स तो नहीं हो सकते, या तो 18 स्टूडेंट होंगे या 17 ही होंगे। तो उन केसेस में ये फिजिबल नहीं होता। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का हम यूज करते कहाँ पे हैं? ज्योमेट्रिक मीन का यूज होता है जहां पे डेटा एक्सपोनेंशियल है नेचर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन ऐसे नहीं बढ़ती कि 2 ह्यूमन है, उनसे फिर 2 ह्यूमंस होंगे, फिर 2 होंगे, फिर उनके 2 बच्चे, ऐसे नहीं बढ़ते। सपोज 2 पेरेंट्स हैं, उनके 4 बच्चे भी हो सकते हैं, और फिर इनके 3 भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ये ऐसे नहीं बढ़ रहा कि 2 है फिर 2 है फिर 2 है, ऐसे नहीं बढ़ रहा। तो जहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वहां पे हम ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। सेम अप्लाई फॉर इंटरेस्ट रेट, ये भी एक्सपोनेंशियल होता है। ह्यूमन पॉपुलेशन, तो ऐसी कैलकुलेशन, ऐसी एवरेज निकालने के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा दोनों के लिए हम एस्टिमेट करेंगे। अनग्रुप डेटा के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा log xi डिवाइडेड बाई n, और ग्रुप डेटा के लिए ये आ जाएगा एंटी लॉग सिग्मा log xi डिवाइडेड बाई n। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा कैलकुलेट करने में इजी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें लॉग एस्टिमेट करना है। तो इसके मेरिट क्या है? देखो, ज्योमेट्रिक मीन के मेरिट है कि ये सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। जितनी भी हमारे पास में ऑब्जर्वेशन होंगी उन सभी को हम इंक्लूड करेंगे। एल्जेब्राइक ट्रीटमेंट इसमें हम कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं हम जैसे कि स्टॉक के इंडेक्सेस जो है उसे कैलकुलेट करने के लिए। एनुअल रिटर्न कितना आएगा हमारे इन्वेस्टमेंट पे, जहां पे ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। डीमेरिट है कि डिफिकल्ट टू कैलकुलेशन,
देखो इसके फॉर्मूले से ही हमें पता चल रहा है कि ये डिफिकल्ट होगा थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए। और अगर कोई भी वैल्यू अगर जीरो है या निगेटिव में है तो फिर हम ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अर्थमेटिक मीन में अगर जीरो भी है वैल्यू तो भी हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में अगर कोई भी वैल्यू जीरो हो जाती है, निगेटिव हो जाती है, तो फिर इसे हम अप्लाई नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन हम कैसे निकालते हैं? ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ द एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ डेटा। देखो ऐसे हम समझते हैं। रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स होता है इन्वर्टेड या उल्टा। जैसे कि सपोज अगर कोई ऑब्जर्वेशन है 20, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/20। दिस इज द रेसिप्रोकल। तो हार्मोनिक मीन क्या है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो सपोज हमारी ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3, तो पहले हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे। इट मीन्स 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3। ये आ गया हमारा रेसिप्रोकल। अब हमें निकालना है एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल, इनका हम एवरेज निकाल देंगे। तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे? इनको प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इनका जितना भी है, डिवाइडेड बाय n। ये आ गया हमारा एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल। जितने भी रेसिप्रोकल्स थे उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय n कर दिया, तो ये आ गया एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल। अब ये क्या है? ये हमने निकाल दिया एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल, इसका भी रेसिप्रोकल। देखो ये पूरी वैल्यू है दिस वन, ये है हमारा एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल, इसका भी हमने रेसिप्रोकल कर दिया। तो इसे भी हम, ये था, तो ये क्या हो जाएगा? देखो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, अगर इस वैल्यू का हम रेसिप्रोकल करेंगे, इट मीन्स कि 1 डिवाइडेड बाई दिस, तो ये जो n है ये ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाई जितना भी ये है, 1/x1 प्लस 1/x2, ये आ जाएगा n डिवाइडेड बाई पूरी वैल्यू। तो ये आ गया हमारा एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल्स का रेसिप्रोकल। तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले रेसिप्रोकल्स निकाला हमारे नंबर्स का। इसे हम देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी ऑब्जर्वेशन है 20, 30, 40, 50। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उनका रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/20, 1/30, 1/40, 1/50। इसका हम क्या करेंगे? एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल। इट मीन्स इनको हम प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाई, कितने हैं ये? 4 है, डिवाइडेड बाई 4। तो इसका भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे। इट मीन्स 1 से डिवाइड कर देंगे पूरे को। तो 1 से हम पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये जो 4 है ये ऊपर चले जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/50। तो ये आ जाएगा हमारा, इसे सॉल्व करके, हार्मोनिक मीन। तो ऐसे हम इसे निकालते हैं। तो हार्मोनिक मीन बेस्ड होता है ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशंस है, हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी, हमने सबको ही कैलकुलेट किया। काफी रिजिडली ये डिफाइंड होता है। हार्मोनिक मीन्स गिव्स लेस वेटेज टू लार्जर वैल्यूज। जो लार्ज वैल्यूज हैं उसको लेस वेटेज मिलेगा। ऐसा क्यों? सपोज एक ऑब्जर्वेशन है हमारा 100 और एक है हमारा 10। ये है बड़ी वैल्यू और ये है छोटी वैल्यू। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? हम इसका रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा 1/100 और ये आ जाएगा 1/10। तो 1/100 कितना हो जाएगा? 0.01 और 1/10 इज 0.1। तो ये बहुत छोटा हो गया, 0.01। 0.1 इससे काफी छोटा है, 0.01। तो जो लार्ज वैल्यू थी उसका वेटेज काफी कम हो गया, और जो स्मॉल वैल्यू थी उसका वेटेज लार्ज वैल्यू से ज्यादा है, क्योंकि हम उसका हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं। तो हार्मोनिक मीन का यूज हम वहां पे करते हैं, देयर इज नेसेसिटी टू गिव ग्रेटर वेट टू द स्मॉलर आइटम। अगर हमें किसी स्मॉलर ऑब्जर्वेशन को ज्यादा वेटेज देना है तो वहां पे हम हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है मीन। मीन में हमने देखा ये 3 टाइप के होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोर्स रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन क्या होता है? तो मीडियन भी सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का एक मेथड है। तो इससे भी हम क्या एस्टिमेट करते हैं? एवरेज निकालेंगे हम इससे। मीडियन से हम एवरेज कैसे निकालते हैं? मीडियन होती है मिडिल वैल्यू, कोई भी हमारे पास डेटा सेट है उसका मिड वैल्यू। तो सपोज हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हमें ये डेटा दिया है 23, 52, 69, 4, 10, 77, 12, इसका मीडियन निकालना है। तो हम इसे सबसे पहले ऑर्गेनाइज करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में
या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इसे लिखते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा आ जाएगा 4, इसके बाद आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 12, फिर 23, देन 52, देन 69 एंड देन 77। अब इनके मिड वैल्यू ये है कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो मिड वैल्यू आ जाएगी दिस, 3 इससे पहले 3 इसके बाद में, तो बीच की वैल्यू क्या है 23, तो ये है मीडियन। तो मिड वैल्यू हम निकाल लेते हैं और इसे ही हम क्या मानते हैं, एवरेज, कि यही एवरेज है इस डेटा का। अगर मिड में 2 वैल्यू आ जाती है, सपोज हमारी वैल्यूज हैं 4 10 12 23 52 69, तो अब यहाँ पे मिड में आ जाती है 2 वैल्यूज, तो हम इसका एवरेज कर लेंगे। एवरेज कैसे करेंगे, 12 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 45, 12 प्लस 23 इज 45 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 22.5, 22.5 आ गया मीडियन यहाँ पे इस केस में। तो अगर एक सिंगल वैल्यू आती है बीच में तो वो मीडियन हो जाएगा, अगर 2 वैल्यूज आ जाती हैं बीच में तो उसका हम एवरेज निकाल लेंगे और ये हो जाएगा हमारा मीडियन। ये है अनग्रुप डेटा के लिए, जहां पे हमारा जो डेटा है वो ग्रुप नहीं है। अगर हमारे पास में ग्रुप्ड डेटा है, जैसे कि दिस वन जिसमें हमने ग्रुपिंग की है 1 to 5, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 5 से 10 इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, तो इस तरीके की जो ग्रुप डेटा होगा हमारे लिए उसका हम मीडियन एस्टिमेट करेंगे इस फॉर्मूला से, L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। अब ये क्या है, इस फॉर्मूला का हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया है वेरिएबल और उसकी फ्रीक्वेंसी, ये 2 आपको क्वेश्चन में दिया होगा। वेरिएबल में क्या हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सपोज मैथ्स का एग्जाम होता है और उसमें मैक्सिमम मार्क्स है 25, तो सपोज वो बच्चे जिनके मार्क्स 1 to 5 है, 1 से 5 के बीच में, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 2 बच्चे। 5 से 10 के बीच में जिनके मार्क्स है वो है 5 स्टूडेंट्स। 10 to 15 के बीच में जिसके मार्क्स है 7, 15 to 20 13, 20 से 25 21। तो ये हमें दी है फ्रीक्वेंसी और ये हमारा वेरिएबल। ये हमें दिया है क्वेश्चन में हमें ये डेटा दिया हुआ है, वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी, और हमें इसका निकालना है मीडियन। तो ये है ग्रुप डेटा, क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग की हुई है हमारे डेटा की। तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, ये निकलती है फ्रीक्वेंसी से। तो पहले का है फ्रीक्वेंसी 2, तो ये 2 ही हो जाएगा। दूसरे की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 प्लस 5, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7, तो ये 7 आ गया। अब इस 7 को हम जोड़ देंगे इस फ्रीक्वेंसी से, 7 प्लस 7 14। अब इस 14 को हम जोड़ देंगे इस फ्रीक्वेंसी में, हम जोड़ते जाएंगे, 13 प्लस 14 इक्वल टू होता है 27। अब यहाँ पे हम जोड़ देंगे 27, तो 27 और 21 होता है 48। ऐसे हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमें इसमें निकालना है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास हम निकालते हैं n/2 इससे। n क्या है, देखो n इज, ये जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं इन सब का सम, इन सबको हम जब जोड़ देंगे तो आ जाता है 48, दैट इज n। तो ये आ गया 48 डिवाइडेड बाई 2, n/2 करना है हमें, तो ये कितना आ जाएगा 24, दिस इज 24। अब हम देखते हैं कि ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी उसमें 24 के जस्ट बाद का यूनिट कौन सा है, वो है 27, 24 के जस्ट बाद वाली यूनिट। तो ये जो क्लास है, ये वाला जो है, ये हमारा आ जाएगा मॉडल क्लास। तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकाली थी, ताकि हम मॉडल क्लास को एस्टिमेट कर सकें। ये हमारा है, दिस इज मॉडल क्लास। अब हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे दिस फॉर्मूला। तो इसमें सबसे पहले है एल। एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब है लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। ये हमारी मॉडल क्लास है, दिस इज 15 to 20, इसका लोअर लिमिट क्या है 15, तो ये हो जाएगा एल। 20 क्या है, अपर लिमिट है, तो हमें क्या चाहिए, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है इसकी 15, तो फॉर्मूला में हम लिख लेंगे 15, एल हो जाएगा 15 प्लस n/2। देखो हमने निकाला भी था n/2, n/2 इज, n क्या है 48, 48 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, दिस इज सी क्या है, सी होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट बिफोर मॉडल क्लास। जो हमारा मॉडल क्लास है इससे पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 आ जाएगा, सी इज 14। सी इज मॉडल क्लास के पहले वाला जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हमने रख लिया यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाई एफ। एफ क्या है, एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। ये हमारा मॉडल क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 13। ये सब क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, और ये है फ्रीक्वेंसी। तो एफ इज मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट इज 13, तो ये आ गया यहाँ पे 13।
इंटू एच। एच को हम बोलते हैं क्लास विड्थ। क्लास विड्थ मीन्स जो ये हमारा क्लास है, ये इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें कितने का है 5 का, 5 to 10 5, मतलब कि तो ये हो जाएगा हमारा क्लास विड्थ 5 इंटू एच है, तो इंटू आ जाएगा इसका पूरे का, इसको हम इंटू कर लेंगे 5 से और फिर हम इसे करेंगे सॉल्व। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 18.86। तो हमारा मीडियन कितना आ गया 18.86। ये है ग्रुप डेटा का मीडियन, इट इज फॉर ग्रुप डेटा। तो फॉर्मूला को हम फिर से समझ लेते हैं। देखो देखो मीडियन का फॉर्मूला है, इसमें सबसे पहले है एल। एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जो हमारी मीडियन क्लास है जैसे कि 5 to 10, 10 to 20, 30 to 40, 20 to 30, 30 to 40। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हम निकाल लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो भी हमारी मॉडल क्लास होगी, जो भी हमारा मॉडल क्लास होगा उसकी लोअर लिमिट ये जो है दिस 20 इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये हो जाएगा एल। एन बाई टू, एन क्या है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 उसका हम सम कर लेंगे, सबको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा एन। फिर है सी। सी क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास या फिर हमसे मॉडल क्लास भी कहते हैं। तो ये हमारा मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा सी डिवाइडेड बाई एफ। एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये जो हमारा मीडियन क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इंटू एच। एच इज विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल में कितना डिफरेंस है, दिस इज 5, तो ये आ जाएगा 5। सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। अब मेरिट्स क्या है मीडियन के, एक तो इजी टू कैलकुलेट है। इजी टू कैलकुलेट किसके लिए है, जो हमारा अनग्रुप डेटा है, ये अनग्रुप डेटा है, इसमें हम बहुत इजीली मीडियन निकाल लेते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता, ये इसका एक एडवांटेज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी क्लास में हम मैथ्स का टेस्ट लेते हैं और बच्चों के मार्क्स यहाँ पे आते हैं सपोज, जिसे कि हम असेंडिंग ऑर्डर में रख लेंगे 1 2 देन 60 65 67 70 71। तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 3 इससे पहले 3 इसके बाद में है, तो एवरेज हमारा 65 आ गया। अब यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज है, बहुत कम मार्क्स भी है 1 और 2, तो इनको हम ये अवॉइड हो जाता है यहाँ पे क्योंकि हम मिड वैल्यू ले रहे हैं। तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उससे ही अफेक्ट नहीं होगा। जो अर्थमेटिक मीन हम निकालते हैं वो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट होता है, क्योंकि हमें अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, जितने भी हैं इन सबको हम प्लस करते हैं और फिर डिवाइडेड बाई जितना भी इनका नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाई ये 7 हो जाता। तो ये 1 और 2 भी इस कैलकुलेशन में आता, जिसकी वजह से जो हमारा एवरेज है वो काफी कम हो जाता। लेकिन मीडियन में हम सिर्फ मिड वैल्यू लेते हैं, तो जो बहुत कम वैल्यूज हैं, जो बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं वो अवॉइड हो जाती है, तो ये अफेक्ट नहीं होता एक्सट्रीम वैल्यूज से। और यही इसका डीमेरिट भी है कि ये सभी ऑब्जर्वेशंस पे बेसिस नहीं होता। अगर एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, अगर कुछ बच्चों के बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं 1 2, तो वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है, लेकिन हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये इसका डिमेरिट है कि ये सभी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड नहीं होता। देन नेक्स्ट है मोड। मोड क्या होता है, इससे भी हम एवरेज निकालते हैं। ये है मैक्सिमम अकरिंग ऑब्जर्वेशन। जो भी हमारा डेटा है, सपोज ये हमारा डेटा है, इसमें जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा वही मोड होगा। तो रन्स स्कोर्ड बाय क्रिकेटर, क्रिकेटर्स ने कितने रन स्कोर किए वो हमें दिया है 120 24 48 64 29 64 71 3 64 एंड 29। इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, हम देख सकते हैं इसमें 64, ये 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसका मोड हो जाएगा 64 क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो इसके लिए हम इसे अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम इसे लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 64 3 बार यहाँ पे रिपीट होता है, तो ये हो जाएगा मोड। तो ये है अनग्रुप डेटा के लिए, जहाँ पे कि कोई ग्रुपिंग नहीं हुई है। अगर हमारा डेटा है ग्रुप डेटा, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने ग्रुपिंग की हुई है डेटा की, तो फिर ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई होगा। तो देखते हैं इस फॉर्मूला को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो सपोज दिस इज अवर डेटा, पहले क्वेश्चन का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में ये वेरिएबल हमें दिया हुआ है 1 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, और फ्रीक्वेंसी हमें दी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं। पहले में कितना है 2, 2 ही हो जाएगा। फिर 5 में हम 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। फिर अब इस 7 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। 13 में इस 14 को हम जोड़ देते हैं 27, अब इस 27 को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं तो 48। ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम निकालेंगे यहाँ पे मॉडल क्लास। इसके लिए हम क्या करते हैं n/2। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन सबको जब हम जोड़ देते हैं तो ये 48 आ जाता है। ये 48 क्या है n, इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से तो ये आ जाएगा 24।
मॉडल क्लास क्या होता है? इस 24 के जस्ट बाद वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे है 27, तो ये हमारी मॉडल क्लास यहाँ पे बन जाता है। दिस इज द मॉडल क्लास। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या है? एल। एल इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये हमारी मॉडल क्लास है, इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 15, तो ये आ जाएगा 15 प्लस F1। F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 13, ये आ गया 13 माइनस F0। F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पहले वाली जो क्लास है, ये वाला, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 7 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1। 2 इंटू F1। F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 13, तो 2 इंटू 13 माइनस F0। F0 इज अगेन जो पहली वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, दैट इज 7 माइनस F2। F2 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 21, तो ये आ जाएगा माइनस 21 इंटू कर देंगे H से। H क्या है? क्लास साइज। तो ये कितना है? डिफरेंस कितना है इनके बीच में? 1 to 5 इज 5 का डिफरेंस है इन सभी में, तो ये आ गया 5 इंटू H, तो ये पूरा का पूरा इंटू हो जाएगा 5 से। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मोड एस्टिमेट हो जाएगा। तो ऐसे हम मोड निकालते हैं किसके लिए? ग्रुप डेटा के लिए। नाउ मेरिट्स क्या क्या है मोड के? इजी टू कैलकुलेट है, एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें जो भी मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है वही मोड होता है। जैसे कि इसमें देखो, एक तो 3 है इसमें और दूसरा 120 है, तो 3 बहुत ही कम है और 120 बहुत ज्यादा है एवरेज से। तो लेकिन हमारा मोड क्या है? हमारा मोड है 64, तो अब इसमें 3 हो, 1 हो, 2 हो, वो अफेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो सब इग्नोर हो जाते हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता मोड। इसका हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं मोड का क्वालिटेटिव डेटा के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें देखना है एवरेज कलर ऑफ फ्लावर, कोई गार्डन है, अलग अलग कलर के फ्लावर्स हैं उसमें, उसमें रेड कलर के भी फ्लावर्स हैं, येलो कलर के भी हैं, ऑरेंज कलर के भी हैं, तो हमें देखना है कि मोड कितना है। तो सपोज रेड कलर के इसमें 50 फ्लावर्स हैं, ऑरेंज कलर के सपोज 5 है, येलो कलर के सपोज 10 है, तो मोड क्या हो जाएगा? रेड कलर, क्योंकि रेड कलर सबसे ज्यादा है तो वो दिखेगा भी सबसे ज्यादा, हमें वो रेड ही दिखाई देगा। क्योंकि ऑरेंज और येलो कलर बहुत कम फ्लावर्स है तो वो उतना विजिबल नहीं रहेगा, तो मोड हो जाएगा यहाँ पे, मोड हो जाएगा यहाँ पे 50। तो ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। डीमेरिट्स क्या है? रिजिडली ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि बस हम इसमें यही देख रहे हैं कि किसका नंबर सबसे ज्यादा है, और सारी ऑब्जर्वेशंस को भी हम इसमें नहीं लेते, सिर्फ हम इसमें वही ऑब्जर्वेशंस लेते हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, बाकी सब इग्नोर हो जाता है। तो ये इसका डिमेरिट है। अब हम देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है मीन, मीडियन और मोड में। ये तीनों ही हम एवरेज एस्टिमेट करने के लिए यूज करते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकता है। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको मीन दिया हो कि मीन इज 15 और मीडियन दिया हो मीडियन इज 10, तो आप बताइए कि मोड क्या है। तो आप इस फॉर्मूला से आप इसे एस्टिमेट कर सकते हैं। मोड हो जाएगा आपका 3 इंटू मीडियन, तो आ जाएगा 3 इंटू मीडियन कितना है? 10। 3 इंटू 10 माइनस 2 इंटू मीन, माइनस 2 इंटू मीन है कितना? 15। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका मोड आपको पता चल जाएगा। तो जनरली जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। इट मीन्स किसी भी डेटा के लिए सबसे बड़ा होगा अर्थमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन, सबसे छोटा होगा हार्मोनिक मीन। अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम है, सपोज हमने 10 स्टूडेंट्स के मैथ्स का टेस्ट लिया और सभी स्टूडेंट्स के 100 में से 80 मार्क्स आ रहे हैं, सभी के 80 मार्क्स हैं, इट मीन्स कि सारी जो ऑब्जर्वेशन है हमारी वो सेम ऑब्जर्वेशन है। तो उस केस में हमारा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों सेम ही होंगे, क्योंकि इनका एवरेज ही कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन अगर हम एस्टिमेट करेंगे वो भी 80 ही आएगा, हार्मोनिक मीन भी 80 ही आएगा। इसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसे कहते हैं। सो दिस वाज मीन मीडियन मोड, जिससे कि हम एस्टिमेट करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा इज एवरेज एस्टिमेट करने के लिए हम मीन, मीडियन, मोड इन तीनों का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्ट में हम इसे एसडी भी कहते हैं। व्हाट इज दिस? इसका मतलब है डेविएशन इन डेटा।
जब भी हम रिसर्च करते हैं हमारे पास में एक डेटा होता है, वो जो डेटा है अपने एवरेज से कितना उसमें वेरिएशन आ रहा है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सटेंट टू विच वैल्यूज डिफर फ्रॉम द एवरेज, एवरेज से कितना डिफरेंट है। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल किसी डिस्ट्रिक्ट ए में एवरेज हाइट निकालनी है कि वहां के जो लोग हैं उनकी एवरेज हाइट कितनी है। तो कोई रिसर्चर है वो 10 लोगों का सैंपल वहां पे लेता है सपोज, और उनकी हाइट एस्टिमेट करता है। उनकी हाइट आती है 160, 162, 165, 170, 174, सपोज ये हाइट आती है। अब ये जो हाइट है इसका जब हम एवरेज निकालते हैं, सपोज इसका एवरेज आता है 165, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं किसी की हाइट 160 है, किसी की 174 है। तो यहाँ पे जो हाइट है वो एवरेज से वेरी कर रहा है, एवरेज है 165। तो कितना वेरिएशन है एवरेज से। जिसकी हाइट 160 है वो एवरेज से 5 सेंटीमीटर छोटा है, तो उसमें कितना डेविएशन आ गया, -5 का, 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट कम है। जो 162 है वो 165 से कितना वेरी कर रहा है, 3 सेंटीमीटर छोटा है, -3। जिसका 165 है वो 165 के बराबर ही है, तो यहाँ पे वेरिएशन 0 है, कोई वेरिएशन नहीं है। जिसका 175 है वो एवरेज 165 से 5 सेंटीमीटर बड़ा है, ज्यादा है उसकी हाइट, +5। जो 174 है वो 165 से 9 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि जो एवरेज है उससे हमारा डेटा वेरी कर रहा है, वो डेविएट कर रहा है एवरेज से, उसे ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। जो डेटा है उसका मिड वैल्यू, इट मीन्स कि एवरेज से जो डेविएशन है, जो डिफरेंस है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। जो डेटा में जो डेविएशन है उसको मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा यूज होता है, ये मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। इसे ही हम डिस्पर्सन भी कहते हैं। जो हमारा डेटा है वो कैसे डिस्पर्स हो रहा है, 165 यहाँ पे एवरेज है और एवरेज से कुछ कम है कुछ ज्यादा है, तो इट इज द, इसको हम कहते हैं डेटा में डिस्पर्सन, डेटा डिस्पर्स हो रहा है। तो डेटा का जो डिस्पर्सन है या डेविएशन है उसे हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, दिस इज सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अनग्रुप डेटा के लिए, जहां पे कि हमारे पास सिंपल डेटा है जैसे कि हाइट 165, 167, 169, ये हमने ग्रुपिंग नहीं की है इसमें। तो जो हमारा सिंपल डेटा है, अनग्रुप डेटा है, उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारा, दिस इज द फॉर्मूला, उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन एस्टिमेट करेंगे। सिग्मा इक्वल टू 1/n। n मीन्स कि हमारा जो सैंपल साइज है, हमने कितने सैंपल लिए, सपोज हमने यहाँ पे 10 का सैंपल लिया तो n हो जाएगा हमारा 10, n इक्वल टू 10। देन समेशन, ये है समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब ये x बार जो है दिस इज मीन, दिस इज एवरेज, हम पूरे डेटा का जो एवरेज लेते हैं दैट इज x बार, एंड x इज द ऑब्जर्वेशन, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस आती है जैसे कि 165, 164 दीज। इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि ग्रुप डेटा के लिए क्या फॉर्मूला है। जब हम ग्रुपिंग कर देते हैं डेटा की, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइट में ही अगर हम, हमारा जो डेटा है वो है कि 160 से लेके 165 सेंटीमीटर तक का जो हाइट है वो है 5 लोगों का, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। 165 से 170 तक जो हाइट है वो है 7 लोगों का। 170 से 175 सेंटीमीटर तक हाइट है 10 लोगों का। तो हमने यहाँ पे ग्रुपिंग कर दिया, इसे हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी, इसे हम कहते हैं ग्रुप डेटा। तो अगर हमारा इस तरीके का डेटा है, ग्रुप डेटा है, तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है √1/n। n क्या होता है, जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको जब हम जोड़ देंगे, सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो हो जाता है हमारा कैपिटल N। देन समेशन ऑफ fi, f क्या है, दिस फ्रीक्वेंसी, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसे हम देखेंगे यहाँ, इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे आगे कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले जो वेरिएंस है, वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर। जब हम, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, सपोज हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 4, इसको जब हम स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज वेरिएंस। तो अगर हमें वेरिएंस पता है, सपोज 16 इज द वेरिएंस, और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट वेरिएंस, तो ये आ जाएगा 4। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्लांट्स पर स्टूडेंट। इसे हम कर लेते हैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। सपोज किसी क्लास में बच्चों का टेस्ट होता है, मैथ्स का टेस्ट, जिसमें कि 10 आउट ऑफ ये मार्क्स आते हैं बच्चों के, 4, 2, 5, 8, 6। अब इसका हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन
सबसे पहले तो ये कौन सा डेटा है, दिस इज अनग्रुप डेटा, ये हमारे पास में सिंपल डेटा है, अनग्रुप डेटा है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ये अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला है, और ये हमारा ग्रुप डेटा का फॉर्मूला। देखो ग्रुप डेटा में सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाता है, एफ आ जाता है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है, बाकी ये सेम ही होगा। एक और डिफरेंस है, ये जो एन है ये यहाँ पे सैंपल साइज है कि कितना हमने सैंपल लिया, और ये वाला जो एन है ये है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं उन सबको हम ऐड करेंगे तो ये निकलेगा हमारा कैपिटल एन। तो ये डिफरेंस है ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के फॉर्मूला में। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है उसमें अनग्रुप डेटा है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसे हम अप्लाई करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा अंडर रूट 1/n, एन मीन्स जो सैंपल साइज है, कितने सैंपल है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो एन हमारा 5 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा, हमें चाहिए समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स आई क्या होता है, x का मतलब होता है ऑब्जर्वेशंस, x मीन्स ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन, एक्स आई मीन्स जितनी भी ऑब्जर्वेशन है ये सारी ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हम एक्स आई यहाँ पे लिख देते हैं। हमारे पास में क्या क्या है, 4 ये आ गया, फिर है 2, फिर है 5, फिर है 8, फिर है 6, ये हमारे आ गया, ये हमारा आ गया एक्स आई। अब है एक्स बार, तो एक्स बार इज द एवरेज मीन। एक्स बार हम कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, जितने भी ये हैं ये सब, इनको हम पहले सम कर लेंगे, इनका जोड़ लेंगे इनको। तो 4 + 2 + 5 + 8 + 6, तो ये कितना हो जाएगा, इसे ऐड करके आ जाता है 25 डिवाइडेड बाई एन। तो सिग्मा एक्स हमारा कितना आ गया था 25, सबको ऐड किया डिवाइडेड बाई एन, कितने हैं हमारे पास ऑब्जर्वेशन 5 है, डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 5। तो इसका मीन कितना आ गया, 5 आ गया। तो एक्स बार हमारा कितना है, 5 है, 5। अब हमें क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार हम निकालेंगे। इट मीन्स 4 - 5, ये है x और ये है x बार, माइनस करते जाएंगे, 2 - 5, 5 - 5, 8 - 5, 6 - 5। अब हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर, हमारा हमारा फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ये जितना भी आएगा, 4 - 5 कितना आ जाएगा, -1, 4 - 5 आ जाएगा -1, 2 - 5 इज -3, 5 - 5 इज 0, 8 - 5 इज 3, 6 - 5 इज 1। अब हमें इसका क्या करना है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इन सब का हम स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसे 1, -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर इज 9, 1 का स्क्वायर इज 1। देन हमें क्या चाहिए, इसका सम। तो इन सबको हम फिर, ये आ गया हमारे पास में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब इसका हम निकालेंगे समेशन, इट मीन्स इनको हम जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 20। तो ये जो पूरा है सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये हमारा आ जाता है 20। तो सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट 1/n, n कितना है, ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 इंटू ये पूरा का पूरा हमारा कितना आ रहा था 20, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4, इट मीन्स 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2। तो इस क्वेश्चन में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है 2। तो ऐसे हम इसे सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसे हम रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम इसे कहते हैं। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर है, स्टैंडर्डाइज्ड मेजर है डिस्पर्सन का, कि हमारा जो डेटा है वो मीन से कैसे डिस्पर्स हो रहा है, एवरेज वैल्यू से कितना डिस्पर्स हो रहा है। जैसे कि जब भी हम हाइट एस्टिमेट कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि एवरेज हाइट कितनी है, 165 है, कौन उससे कितना ज्यादा बड़ा है या फिर कौन कितना छोटा है, कितना उसमें वेरिएशन आ रहा है, उसका ये स्टैंडर्डाइज मेजर है। जितना ज्यादा हमारा वेरिएशन कम होगा, डेटा डेटा में उतनी ही वेरिएबिलिटी कम होगी। अगर वेरी ही नहीं कर रहा है डेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर उसका कम है, इट मीन्स कि उसमें वेरिएशन नहीं है, इट मीन्स कि जो हाइट्स हैं, जो हमने हाइट एस्टिमेट करी वो लगभग बराबर है, वेरिएशन उसमें कम है। द नेक्स्ट इज वेरिएंस। तो जैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन एस्टिमेट करते हैं डिस्पर्सन को देखने के लिए, वैसे ही वेरिएंस भी हम एस्टिमेट करते हैं। ये एस्टिमेट करता है हाउ फार सेट ऑफ नंबर्स आर स्प्रेड आउट फ्रॉम देयर मीन वैल्यू। तो इसमें भी सेम है, जो हमारा मीन है उससे डेटा कितना वेरी कर रहा है,
तो वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/n। n इज द सैंपल का नंबर, कितना हमने सैंपल लिया है। दिस इज समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार इज मीन, तो इस फॉर्मूला से हम वेरिएंस एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, फाइंड द वेरिएंस ऑफ दीज नंबर्स। हमें ये नंबर्स दिए हैं, कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा सैंपल साइज n कितना है? 10 है। इसका हमें निकालना है वेरिएंस। व्हाट इज वेरिएंस? तो सबसे पहले तो हम नंबर्स लिख लेंगे। यहाँ पे नंबर्स क्या क्या है? 3 8 6 10 12। तो ये हमने यहाँ पे x की वैल्यूज रख ली, 3 8 6 10 12 9 11 10 12 7। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स आई, दीज आर दी एक्स आईज माइनस एक्स बार। एक्स बार इज मीन, तो मीन हमें निकालना है। मीन इज समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। तो ये जितने भी हैं इनको हम जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 3 + 8 + 6 + 10 + 12 + 9 + 11 + 10 + 12 + 7 और डिवाइडेड बाई ये कितने हैं? 10 है, तो डिवाइडेड बाई 10 ये हो जाएगा। तो इनको, इसका समेशन कितना रहा है? इन सबको हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 88 डिवाइडेड बाई 10 अपॉन 10। तो ये आ गया 8.8। हमारा जो एक्स बार है वो आ गया 8.8। देखो एक्स बार को हम म्यू भी कह सकते हैं। मीन को हम एक्स बार एज वेल एज म्यू दोनों से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है? 8.8। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स बार या फिर म्यू इक्वल टू 8.8। ये पूरा आ जाएगा 8.8। अब हमें क्या चाहिए? एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स, दिस इज एक्स और दिस इज एक्स बार, इसको हम माइनस कर देंगे। 3 माइनस 8.8 आ जाता है -5.8। 8 माइनस 8.8 इज -0.8। 6 माइनस 8.8 इज -2.8। 10 माइनस 8.8 इज 1 + 1.2। 12 माइनस 8.8 इज 3.2। तो ये सब हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो ये आ गया हमारे पास में x माइनस एक्स बार। अब हमें क्या चाहिए? इसका स्क्वायर। फॉर्मूला में क्या है? स्क्वायर है। तो हम इन सभी का स्क्वायर कर लेंगे। तो 5.8 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो इट इज 33.64। जब भी कोई माइनस होता है उसका स्क्वायर करने पे वो प्लस हो जाता है। -0.8 का स्क्वायर आ गया 0.64। तो ऐसे सबका हम कर लेंगे स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए? इनका समेशन। तो इन सब को हम जोड़ देंगे, ये जितना भी है। तो इससे हमारा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका सम हमें मिल जाएगा, जो कि आता है 73.6। ये आ गया हमारे पास में 73.6। अब हमें क्या करना है? 1/n। 1/n कितना है? 10 है ये टोटल नंबर, इंटू ये पूरा कितना है हमारा? 73.6। तो ये कितना आ जाएगा? 7.36। तो हमारा जो वेरिएंस है ये आ जाता है 7.36। दिस इज अवर वेरिएंस। तो हम ऐसे एस्टिमेट कर लेंगे वेरिएंस। तो अगर हमें वेरिएंस पता है 7.36, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 7.36, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा। तो अगर हमें सिग्मा स्क्वायर पता है तो सिग्मा कितना हो जाएगा? √ आ जाएगा 7.36। ये आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम दोनों एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इस मेथड से हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दोनों एस्टिमेट कर लेते हैं। एंड बोथ ऑफ देम, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस दोनों ही क्या है? दीज आर मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जो कि हमें बताते हैं कि हमारा जो डेटा है उसमें कितना वेरिएशन है, वो कितना डिस्पर्स हो रहा है मीन वैल्यू से। नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? ये भी एक मेजर है डेटा में जो डेविएशन पाया जाता है, जो भी वेरिएशन आ रहा है हमारे डेटा में, उसको ये बताता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, हमारी रिसर्च में जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, शॉर्ट में से हम सीवी भी कहते हैं, तो सीवी 30% से कम होना चाहिए, 30% से ऊपर सीवी नहीं होना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं? इसका फॉर्मूला है CV इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिवाइड करेंगे मीन से, x बार इंटू 100। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें पता चलेगा। एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक टेबल दी है हमें और इसमें दिए हैं हमें
मीन और वेरिएंस ऑफ हाइट एंड वेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का हमें दिया हुआ है, हाइट दी है और वेट दिया हुआ है। तो जो हाइट है, मीन हाइट कितनी है, सपोज 100 बच्चे हैं, उनका मीन हाइट है 155 सेंटीमीटर और इन 100 बच्चों का जो वेट है वो है 46.50 किलोग्राम। वेरिएंस है, इस डेटा में कितना वेरिएंस है, हाइट का वेरिएंस है 72.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वेट का जो वेरिएंस है दैट इज 28 किलोग्राम। अब पूछा गया है कि विच इज मोर वेरिंग देन दी अदर। जो हाइट है बच्चों की, 100 बच्चों की जो हाइट है वो ज्यादा वेरी कर रहा है। इट मीन्स जो इसका मीन होगा, सपोज मीन है 150, मीन है 155, 155 से कितना वेरी कर रहा है हाइट, वो ज्यादा वेरी कर रहा है या फिर जो बच्चों का वेट है उसमें ज्यादा वेरिएशन है, ये हमें पता करना है। तो इसके लिए हम सीवी निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, दोनों का, हाइट का भी सीवी निकालेंगे और वेट का सीवी निकालेंगे। देखेंगे कि कौन सा सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आ रहा है, जो ज्यादा होगा इट मींस वो ज्यादा वेरी करता है। तो सीवी का फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो पहला है हाइट, पहले हम हाइट का निकालेंगे। हाइट के लिए हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा और वेरिएंस, वेरिएंस हमें दिया है, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर हमें कितना दिया है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 72.25। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा अंडर रूट 72.25। अंडर रूट 72.25 होता है 8.5। तो हमें पता चल गया यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता चल चुका है हाइट के लिए। और मीन कितना दिया है हमें, मीन दिया है 155 सेंटीमीटर। तो हम इसे रख देते हैं फॉर्मूला में। तो हमारा जो CV1 है, CV1 फॉर हाइट, हाइट का जो सीवी है वो हमारा आ जाता है सिग्मा 1, इट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने निकाला था यहाँ पे 8.5 डिवाइडेड बाई एक्स बार, इट मीन्स की मीन, मीन कितना है 155। तो ये आ गया 155 इंटू 100, 100 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाता है 5.48% हाइट का सीवी। ऐसे ही हम सीवी निकालेंगे CV2 वेट के लिए। वेट में कितना सीवी है, कितना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। तो अगेन हमें वेरिएंस दिया है, हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, इट मीन सिग्मा चाहिए। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ है 28.09। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, अंडर रूट कर देंगे 28.09, तो ये आ जाता है 5.3। तो हम इसका सीवी निकालेंगे, CV2 सिग्मा हमारा कितना आया 5.3, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय मीन, मीन दिया है वेट का 46.50 दिया है, तो 46.50 आ गया इंटू 100। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाता है 11.40। तो वेट का जो सीवी है वो कितना आ गया, CV2 इज 11.40। हाइट का सीवी कितना आया था हमारा, हाइट का सीवी है 5.48% और वेट का सीवी 11.40%। तो किस में ज्यादा हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है, वेट में। इसका मतलब जो वेट है बच्चों का वो ज्यादा वेरी कर रहा है। इट मीन्स मीन कितना है वेट का 46, तो किसी स्टूडेंट का वेट होगा 40, किसी का 60 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, तो ज्यादा वेरी कर रहा है। जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर के अराउंड ही होगा ज्यादा स्टूडेंट्स का, 160, 161 या फिर 158 उसी के अराउंड में, उसमें कम वेरिएशन है। लेकिन वेट में ज्यादा वेरिएशन है क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है वो ज्यादा है। दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमें दिया है क्वेश्चन में मीन ऑफ डेटा इज 25.6, एक्स बार हमें दिया है, एक्स बार हमें दिया है कितना, मीन 25.6 और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें दिया है, सीवी हमें दिया है कितना 18.75। अब इसमें पूछा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, सिग्मा निकालो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार इनटू 100। तो हमें अभी यहाँ पे एस्टिमेट क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें एस्टिमेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे चले जाएगा CV इंटू एक्स बार और ये 100 चले जाएगा इसके यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू CV इंटू एक्स बार डिवाइडेड बाई 100। तो हमें CV पता है 18.75 इंटू एक्स बार, मीन हमें पता है, मीन हमें दिया है कितना 25.6 डिवाइडेड बाई 100, इससे आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 4.8। तो हमें क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो सकता है, यू शुड नो द फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी
क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। सो दिस इज सीवी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट टॉपिक है कोरिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोरिलेशन क्या है? दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अनहेल्दी ईटिंग और वेट इंक्रीज, इनके बीच में क्या रिलेशन है, उसे ही हम कहते हैं कोरिलेशन। अगर अनहेल्दी ईटिंग करेंगे तो वेट इंक्रीज हो सकता है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो कोरिलेशन से हमें पता चलता है whether or not two variables are related, दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड है या नहीं। तो कोरिलेशन से हमें पता चलता है दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड है या नहीं। कितने टाइप का होता है कोरिलेशन? 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या मतलब है? पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब ये है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। जैसे कि हाइट और वेट, अगर किसी की हाइट ज्यादा होती है तो उसका वेट भी ज्यादा होता है। तो ये क्या है? दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन। इसके अलावा मोर हार्ड वर्क मोर सक्सेस, तो इनके बीच में भी क्या कोरिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा है निगेटिव कोरिलेशन। इसमें जो वैल्यूज हैं दो वेरिएबल्स की, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इट मीन्स कि अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और उसकी डिमांड। सपोज कोई फोन है, अगर उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसका डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है? निगेटिव कोरिलेशन, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाना, दैट इज निगेटिव कोरिलेशन। फिर नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन मीन्स कि कोई भी लीनियर डिपेंडेंस नहीं है, दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ अ पर्सन एंड इंटेलिजेंस। कोई इंसान 50 किलो का है या 70 केजी का है या 100 केजी का है, इसका इम्पैक्ट उसकी इंटेलिजेंस पे नहीं पड़ता। उसका जो आईक्यू है वो वही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेट। तो इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, दिस इज नो कोरिलेशन। तो किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स दोनों एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, इसमें हमें एक लीनियर लाइन मिलती है। अगर हम दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो हमें एक लीनियर लाइन मिलती है। अगर वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है तो हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का होगा, स्कैटर्ड होगा। स्ट्रॉन्ग निगेटिव कोरिलेशन मीन्स कि दोनों के बीच में निगेटिव कोरिलेशन है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो ऐसा निगेटिव में इस टाइप का हमारा ग्राफ होगा। वीक नेगेटिव कोरिलेशन, इसमें हमारे पास में स्कैटर्ड होगा। मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, इसमें हमारा कोई भी लाइन इसमें नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें कोई भी कोरिलेशन है नहीं। कोरिलेशन कोफिशिएंट हम निकालते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट हम एस्टिमेट करते हैं स्मॉल आर, इसे हम कहते हैं पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसकी जो वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में होता है। ये हमें बताता है, ये कोफिशिएंट से हमें पता चलता है कि जो दो वेरिएबल्स हैं, सपोज हाइट है और वेट है, वो कितना एक दूसरे से कोरिलेटेड है। निगेटिव में अगर आता है इट मीन्स कि निगेटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव में आता है तो इट मीन्स कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो जो वैल्यू आएगी, आपको क्वेश्चन दिया होगा एग्जाम में, उसमें जो आपकी आर की वैल्यू आएगी वो -1 से +1 के बीच में ही आनी चाहिए, इससे ज्यादा और कम नहीं हो सकता। इट मीन्स आपका आर 1.2 नहीं हो सकता, 2, 3 ये सब नहीं हो सकता, 1 से कम ही होगा, और -1 से ज्यादा होगा। -1 से भी कम नहीं हो सकता, -2, -3 ये भी नहीं हो सकता। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, इसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में ही होती है। अगर आर की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब देयर इज नो कोरिलेशन, कोई भी कोरिलेशन नहीं है दोनों वेरिएबल्स के बीच में। इफ वी गेट वैल्यू ऑफ +1, इसका मतलब पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अगर निगेटिव में आता है, माइनस में आता है, तो निगेटिव कोरिलेशन है। कोरिलेशन कोफिशिएंट आर को एस्टिमेट करने का फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज एन। एन का मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स, हमारे पास कितने सैंपल्स हैं। एक्स और वाई क्या है? एक्स है वेरिएबल 1 जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइट, और y क्या है? वेरिएबल 2 जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेट। तो इसे हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन, इसमें हमें दो वेरिएबल दिए हैं, वेरिएबल x और y, इनकी हमें वैल्यूज दी है। x की वैल्यूज है 4, 8, 12, 16, y की वैल्यूज है 7, 14, 21, 28। ये आपको दिया होगा क्वेश्चन में। अब हमें फाइंड आउट करना है इनका कोरिलेशन कोफिशिएंट r क्या है। दिस इज द फॉर्मूला। तो हमें इस फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए?
हमें इसमें चाहिए सिग्मा एक्स वाई, फिर हमें चाहिए इसमें सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, देन सिग्मा एक्स का स्क्वायर, देन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर। ये हमें चाहिए फॉर्मूला में कैलकुलेशन के लिए। और हमारे पास में सिग्मा, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज दी गई है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे। एक्स का हम स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 16 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर इज 16, 8 स्क्वायर इज 64, 12 स्क्वायर इज 144, 16 स्क्वायर इज 256। सिमिलरली y का स्क्वायर हम कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196, 21 स्क्वायर इज 441, 28 का स्क्वायर 784। देन हम एस्टिमेट करेंगे एक्स वाई। एक्स वाई हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, एक्स और वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 into 7 is 28, then 8 into 14 is 112, 12 into 21 is 252, 16 into 28 is 448। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई, ये तीन वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई। दिस इज सिग्मा एक्स मीन्स इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 4 + 8 + 12 + 16 आ जाएगा सिग्मा एक्स। सिमिलरली हमें सिग्मा वाई चाहिए, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। 7 + 14 + 21 + 28, यहाँ पर आ जाएगा हमारा सिग्मा वाई। देखो यहाँ पे हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। सिग्मा एक्स इज, यहाँ पे आ जाता है 14 इन सबको ऐड करके, फिर सिग्मा वाई इनको हम ऐड कर लेते हैं तो आ जाता है 70। फिर हम निकाल लेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर, जितने भी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज हैं इनको हम ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 48। देन सिग्मा वाई स्क्वायर की जितनी भी वैल्यूज हैं इसको हम ऐड कर लेते हैं 1470। देन सिग्मा एक्स वाई, इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा सिग्मा एक्स वाई। तो वैल्यूज हमने सारी एस्टिमेट कर ली। अब हम फॉर्मूला में इसको रख लेते हैं। तो आर का फॉर्मूला क्या है, n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई √n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो n कितना है, हमारे पास कितने सैंपल है, 4 सैंपल है, 1 2 3 4, तो n आ जाएगा 4। देन सिग्मा एक्स वाई, दिस वन, हमने सारे एक्स वाई को प्लस किया था, तो सिग्मा एक्स वाई 840 ये आ गया, माइनस सिग्मा एक्स हमारा कितना है, दिस इज 40, ये आ जाता है 40। देन सिग्मा वाई इज, जो वाई है उसको हमने ऐड किया था, तो इट इज सिग्मा वाई 70 डिवाइडेड बाई √, यहाँ पे है n मीन्स की 4 सैंपल साइज, सिग्मा एक्स का स्क्वायर दैट इज 480, देन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। देखो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये जो हमारा सिग्मा एक्स आया कितना आया था 40 का हम होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 1600, 40 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 1600 आ जाएगा, इंटू n, ये आ गया 4, सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई हमारा कितना है 70, तो 70 का स्क्वायर आ जाएगा, दिस वन 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900। तो इसे हम पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारा r आ जाता है यहाँ पे 1, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट है यहाँ पे 1। इट मीन्स इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कोफिशिएंट है, इट मीन्स इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। ये दोनों जो वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है। इट मीन्स अगर x की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू भी उतने ही रेशियो में इंक्रीज होगा। r की वैल्यू -1 से +1 तक वेरी करती है, और जितना ये +1 के पास होगा, जैसे कि 0.8 है, 0.9 है या 1 है, इट मीन्स बहुत ज्यादा इनके बीच में कोरिलेशन है, बहुत ज्यादा ये कोरिलेटेड है। तो ऐसा हम एस्टिमेट कर लेंगे r की वैल्यू, जो कि -1 से +1 के बीच में ही आनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो इसका हम यूज कब करते हैं, जब हमें रैंक निकालनी है। इट मीन्स जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्यूटी को आप कैसे क्वांटिफाई करोगे, नहीं कर सकते। आप उसमें रैंक दे सकते हो कि दिस वन इज मोर ब्यूटीफुल, दिस इज मोर ब्यूटीफुल, ऐसे। उसको हम नहीं बोल सकते कि ये 99% ब्यूटीफुल है या 80% है, उसमें सिर्फ हम रैंक दे सकते हैं, दिस इज रैंक 1 2 3 4। या लीडरशिप क्वालिटी है किसी की, नॉलेज है किसी का, तो वहां पे हम
रैंक कोरिलेशन का यूज करते हैं। इसे डेवलप किया था ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने 1904 में। तो हम इसे कैसे एस्टिमेट करते हैं? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। इसका फॉर्मूला क्या है? दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम, इनमें मार्क्स दिए हैं। कितने स्टूडेंट्स का सैंपल है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n इक्वल टू 9। और इनके इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम के हमारे पास में मार्क्स हैं। इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहाँ पे निकालना है। तो रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम इंटरनल एग्जाम के मार्क्स लिख देंगे और इसका हम रैंक निकालेंगे। रैंक मींस सबसे ज्यादा कौन सा मार्क्स है यहाँ पे? 73, तो ये हो जाएगा रैंक 1। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है 68, तो ये आ जाएगा 2। फिर थर्ड नंबर पे 65 है, तो ये आ जाएगा 3। फोर्थ नंबर पे है 60, तो ये आ जाएगा 4। जैसे जैसे मार्क्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही हम उसको रैंकिंग करते जाएंगे। फिर है 51, तो ये 5th रैंक आ गया। फिर इसके बाद है 50, ये आ गया 6th रैंक। फिर है 47, 7th रैंक। 46 विल बी 8, 36 इज 9। तो ये हमने इसको रैंक दे दिया। सिमिलरली जो एक्सटर्नल एग्जाम है उसमें भी हम रैंक दे देते हैं। इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स कौन सा है? 74, तो ये आ गया रैंक 1। इसके बाद है 72, ये आ गया रैंक 2। तो सिमिलरली हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के रैंकिंग इसको दे देते हैं। अब दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या है? डी स्क्वायर है रैंक 1 माइनस रैंक 2। ये है हमारा रैंक 1 जो हमने इंटरनल एग्जाम्स को रैंकिंग की थी, और ये है रैंक 2 जो हमने एक्सटर्नल एग्जाम को रैंकिंग की थी। तो हमें R1 माइनस R2 निकालना है। R1 इज 5 माइनस 6, तो 5 माइनस 6 इज -1। देन 2 माइनस 2 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, 8 माइनस 7 इज 1, 6 माइनस 4 इज 2, 3 माइनस 3 इज 0, 7 माइनस 5 इज 2, 9 माइनस 9 इज 0, 4 माइनस 8 इज -8। ये आ गया हमारा D। हमें क्या चाहिए? सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा मीन्स सबको हम जोड़ देंगे। तो ये आ गया हमारा। हमें सिग्मा डी स्क्वायर का सिग्मा हमें निकालना है। तो पहले हमारे पास में D है, D का हम स्क्वायर करेंगे। D का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इज 1। किसी भी निगेटिव का स्क्वायर करते तो वो पॉजिटिव हो जाता है। 0 का स्क्वायर 0, 0 0, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4, -4 का स्क्वायर इज 16। तो ये हमारा है डी स्क्वायर आ गया यहाँ पे। तो सिग्मा डी स्क्वायर मीन्स इन सबको हम जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 26। तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर कितना है? 26 है, डिवाइडेड बाई n इज सैंपल साइज। कितने सैंपल है हमारे पास में? 9 सैंपल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 का क्यूब आ जाएगा, माइनस n इज 9। इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे 0.7833। तो इट मीन्स ये है पॉजिटिव में। तो इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इंटरनल एग्जाम एंड एक्सटर्नल एग्जाम ऑफ द स्टूडेंट। तो जैसे भी आपको क्वेश्चन दिया होगा कि आपको कोरिलेशन निकालना है या फिर आपको रैंक कोरिलेशन एस्टिमेट करना है, तो वैसे ही आप फॉर्मूला का यूज करेंगे और एस्टिमेट करेंगे जो भी आपका क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंगली। You can join our online course for UGC NET Paper 1 and Paper 2. Please visit registration link given in the description box.